student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 24, that is the evolution. Let's start. कभी आपने देखा है कि कैट और लाइन का क्या रिलेशन होता है? क्यों कहा जाता है कि बिल्ली शेर की खाला है? या फिर व्हेल और डियर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? डिफरेंट है ना? इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है उसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं. बाय डेफिनेशन एवोल्यूशन उस चेंज को कहते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो इस टाइम अमेरिका के अंदर सिर्फ 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करती. वो एक और थ्योरी पे बिलीव करते हैं जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं. तो अगर मैं कंपेयर करूँ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और एवोल्यूशन को, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशनिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि दुनिया के अंदर हर चीज़ नेचर ने खुद क्रिएट की है और कोई भी चीज़ किसी चीज़ से डिसेंड नहीं हुई भी. जबकि एवोल्यूशन में इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि ज़िंदगी का आगाज़ एक प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ था और उससे जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स बने और उनसे जो था वो एनिमल्स क्रिएट हुए एंड देन फाइनली ह्यूमंस क्रिएट हुए. तो अगर मैं टाइमलाइन को देखूं एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले 1707 टू 1778 लिननायस ने बेसिकली हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था एंड ही वाज द वन जो कि स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करता था. फिर उसके बाद जब माल्थस की बात करें तो माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो था वो एक्सप्लेन की थी कि पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज होती है एनवायरनमेंट में. फिर उसके बाद जो क्यूवियर था वो 1769 से लेके 1832 तक उसने इस बात को प्रूव किया था कि जो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी और आज के एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू हमें एवोल्यूशन को जो था वो एविडेंस प्रोवाइड किया था. एंड देन चार्ल्स लिल ने जो था वो एक बुक लिखी थी जो कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो दुनिया थी वो अपना शेप जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को अपनी जो है वो टोपोग्राफिकल फीचर्स को जो है वो चेंज करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. और फिर उसके बाद डार्विन ने 1809 के अंदर जो था वो अपनी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी के नाम से एक ऐसे पब्लिश किया था जिसमें उसने बताया था कि दुनिया के अंदर नेचुरल सिलेक्शन होती है, एडेप्टेशन होती है और उस वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक न्यू स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है. अल्फ्रेड आर वॉलेस जो था उसने अपने इस स्पीशी को या अपने इस पब्लिकेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया था, जबकि उसने डार्विन को इनकरेज किया था कि वो जो है वो बुक को पब्लिश करे. फिर इसके बाद अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल वो था जिससे बताया था कि ये जो हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो अडेप्टेशंस होते हैं, ये बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं. और अगर मैं बात करूं इससे भी पहले हिस्ट्री की, तो जो हमारे पास ग्रीक मैथोलॉजिकल फिलोसफर्स थे उनमें जो था एरिस्टोटल वाज द वन जिसने एवोल्यूशन को जो था वो एक्सप्लेन किया था. अब हम बात करते हैं दुनिया में जिंदगी कैसे क्रिएट हुई. तो दुनिया में जिंदगी क्रिएट करने के लिए जो थ्योरी प्रेजेंट की जाती है वो है वेंट हाइपोथेसिस. अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे पास जितनी भी हाइपोथेसिस है वो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे सकते. तो वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहले बैक्टीरिया क्रिएट होते वो थे आर्चियो बैक्टीरिया. वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते थे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. अपनी एनर्जी अपनी जो है वो वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते थे अपने लिए शुगर क्रिएट करने के लिए. और ये जो थे ये 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते थे और ये स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग के जो पानी था उनमें ये जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी. फिर इसके बाद ये जो लाइफ स्टार्ट हुई ये प्रोकैरियोटिक थे. फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने, तो इसको एक्सप्लेन किया गया थ्रू मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करते हैं टू क्रिएट द सर्टेन रीजन्स फॉर अ स्पेशल फंक्शन. और ये इन्वेजिनेशन ने जो था वो ऑर्गेनेलिस को फर्दर क्रिएट किया. इसके बाद हमारे पास एक सेकंड हाइपोथेसिस होती है जो कि बताती है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने और उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने स्मॉल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट किया अपनी बॉडी में और उनको डाइजेस्ट करने के बजाय उनको अपनी बॉडी में स्पेस थी और उसकी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की वजह से उनके अंदर जो था वो एक यूकैरियोटिक सेल जो था वो क्रिएट हुआ. फिर उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन के. एवोल्यूशन का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो जे.बी. लामार्क ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लामार्किज्म कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नेचुरल फिनोमेना से वो चेंज होते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने कहा कि प्लांट से इंसेक्ट बने, इंसेक्ट से फिश बने और फिश से जो था वो ह्यूमंस बने. और फिर इसने एक और एक्सप्लेन किया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, लेकिन उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. सो दैट वाई इसको एवोल्यूशन थ्योरी जो इसने अपने पॉइंट्स दिए थे एवोल्यूशन के लिए उनको जो था वो ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया गया. उसके बाद हम बात करते हैं अपने एवोल्यूशन के सबसे फेमस साइंटिस्ट जो कि डार्विन थे. डार्विन जो थे वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे. वो इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे. वो जो थे वो अपनी एक वॉच यानी कि अपनी शिप पे गए जिसका नाम था बेगल शिप. और बेगल शिप के अंदर उसने साउथ अमेरिका और गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को
अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने स्पीशी लिखी, उन्होंने 2 थ्योरीज प्रेजेंट की, जिस पहली थ्योरी का नाम था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और उसमें ताकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आपस में जो है वो कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स को जो है वो शेयर करता है। फिर उसने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहते हैं हंसी खुशी, तो एनवायरनमेंट जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई रिसोर्स एनवायरनमेंट में खत्म होता है, तो उस वजह से जो एनवायरनमेंट के बेटर कैरेक्टर्स, जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर या जिनके अडेप्टेशन बेहतर होती है दूसरों से, वो सर्वाइव करते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रिसोर्सेज ऐसा ऐसा खत्म होते जाते हैं एंड ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है, डार्विन ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे। पहले पॉइंट को ओवर प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म हर स्पीशी के पास एक सर्टेन कैपेबिलिटी होती है अपने आप को प्रोड्यूस करने की। फिर उसके बाद वेरिएशन आती है। वेरिएशन मीन कि हर ऑर्गेनिज्म के पास जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। फिर आती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि जब आपके पास रिसोर्स की कमी आती है तो उसके बाद ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कोई एक कंपटीशन स्टार्ट होता है, और उस कंपटीशन के अंदर वही जो है वो सर्वाइव करेगा जो कि जिसके कैरेक्टर्स जो है वो बेटर होंगे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर उसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन थी वो तो हमें पता चल गया कि ये तो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है, लेकिन समटाइम्स सिलेक्शन जो होता है वो ह्यूमन परफॉर्म करता है। सिलेक्शन को हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। हम लोग जितने भी प्योर ब्रीड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ऐसे पोल्ट्री चिकन्स क्रिएट करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, जो कि ह्यूमंस को ज्यादा गोश्त दे सके, जल्दी ग्रो कर सके, तो वो तमाम जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन के हमारे पास सर्टेन एविडेंस थे जिन्होंने डार्विन के एवोल्यूशन को सपोर्ट किया। हमने सबसे बड़ा एविडेंस जो था वो बायोग्राफी से कहा, देन वी हैव द पैलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, और आखिर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर मैं बायोग्राफी की बात करूं तो बायोग्राफी के अकॉर्डिंग जो था हर कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके अंदर अपने कॉन्टिनेंट की एक सर्टेन आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ अमेरिकन ऑर्गेनिज्म को देखो या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे अडेप्टेशन होंगी जो कि उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए सूटेबल बनाती होंगी। और इसी तरह अगर आप अफ्रीका के जंगल या अफ्रीका के जंगल के रहने वाले ऑर्गेनिज्म को देखो तो वो आपको डिफरेंट मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वो जो होता है वो हार्श कंडीशन और डेजर्ट एनवायरनमेंट में जो होता है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि हमारे पॉपुलेशन के दरमियान में सर्टेन बैरियर्स आते हैं जो कि फिजिकल बैरियर्स होते हैं, और वो बैरियर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा एविडेंस था जो कि था पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड बेसिकली हम लोगों को एविडेंस प्रोवाइड कर रहे थे कि ज़मीन के रहने वाले जानवर पुराने ज़माने में कैसे दिखते थे और अब उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। और ये जो था ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आए और कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आए, क्योंकि इनकी वजह कार्बन डेटिंग के थ्रू हम लोग इनके एज जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में अगर हम ऑर्गेनिजम्स के मेजर फंक्शन या मेजर स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमें उनके अंदर एक सिमिलैरिटी नजर आती है जिस जो कि इस चीज़ को शो करती है कि वो जो थे वो किसी कॉमन एंसेस्टर को जो था उससे जो है वो डिसेंड हुए में। इसी तरह अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल की, सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस की एवोल्यूशन की, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिकॉज वी ऑल नो कि डीएनए प्रोटीन्स कभी झूठ नहीं बोल सकते। डीएनए प्रोटीन्स बेसिकली अगर हम एग्जामिन करें डीएनए को फॉर बिटवीन द सर्टेन इंडिविजुअल, तो वी केम टू नो कि कौन सा इंडिविजुअल्स जो होते हैं क्लोजली रिलेटेड होते हैं और कौन से इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, और उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनका जो डीएनए है वो किस हद तक एक दूसरे से मिलता है। तो उसके बाद हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर जो होते हैं सर्टेन जीन्स के सर्टेन वैरायटीज होते हैं, और उन वैरायटीज को हम लोग जीन पूल कहते हैं, और वो जीन पूल हमें ये बताते हैं कि किस पॉपुलेशन में कौन सी वैरायटी ज्यादा कॉमन है और कौन सी वैरायटी ज्यादा कॉमन नहीं है। और इसी जीन पूल को यूज करते हुए हार्डी वेडबर्ड ने एक थ्योरम बताया था जो कि एक पॉपुलेशन की नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करा था। हार्डी वेडबर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो था वो एक प्रॉपर उसने एक फॉर्मूला यूज किया जो कि एक्सपेंडेबल फॉर्म थी। अगर हम हार्डी वेडबर्ड थ्योरम को देखें तो हार्डी वेडबर्ड थ्योरम बेसिकली P + Q होल स्क्वायर के एक्सपेंडेबल फॉर्म थी, और उसकी वजह से अगर हम पॉपुलेशन की जीन्स के अंदर या पॉपुलेशन की जीन्स के अंदर अगर कोई चेंज आता है, अगर कोई जो है वो चेंजेस आते हैं तो वो 5 रीजंस की वजह से होते हैं, जिनमें पहले रीजन जो है वो हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो है वो हमारे डीएनए को अल्टर करते हैं। जब डीएनए को अल्टर करते हैं इट मीन्स कि वो पॉपुलेशन की जीन पूल को भी जो है वो इफेक्ट करिए। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट आते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं बेसिकली वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो कि किसी सर्टेन स्पीशी सर्टेन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से
इन्वायरमेंट या जो पॉपुलेशन होती है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है और हमारे पास जो सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आने वाली जनरेशंस में जो है वो आगे पास ऑन होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हो या ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो समटाइम पॉपुलेशन में न्यू ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं जिसको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। समटाइम कुछ लोग जो होते हैं वो पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाते हैं जिसको हम एमिग्रेशन कहते हैं। जब न्यू ऐड होते हैं या इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन को छोड़ के जाते हैं तो वो जो होता है वो सर्टेन अपने साथ कैरेक्टर्स जो होता है वो लेके भी जा रहे होते हैं और अपने कैरेक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट में ऐड भी कर रहे हैं। तो उस वजह से हमारी जो जीन पूल होती है वो भी इफेक्ट होती है। अगर हम बात करें तो हार्डी वन बाय थ्योरम ने इस चीज को कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रैंडमली मेट करते हैं, जबकि हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी वजह से जो मेटिंग होती है वो नॉन रैंडम मेटिंग होती है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन जो होती है वो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के जो जीन पूल होता है या जो जीन्स होते हैं उनको डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में से कुछ आर्टिफिशियली और नेचुरली कुछ कैरेक्टर्स को जो होता है वो चूज कर रहे होते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंट हो रहे होते हैं। उसके बाद जब एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन वो फिनोमेना होता है जिसमें एक स्पीशीज जो होती है वो एनवायरनमेंट से या अर्थ से जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाए। हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो ह्यूमंस है वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो हमारे जो नेचुरल हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म की वो बुरी तरह से डैमेज हो रही है। और उसकी अगर मैं कॉजेज की बात करूँ तो हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज, डिजीज, ह्यूमन प्रीडेशन, पोल्यूशन, लैक ऑफ फूड, इन्वेसिव स्पीशीज, लॉस ऑफ हैबिटेट और कोई नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, ये तमाम है कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन। और फिर जो एक्सटेंशन होते हैं उस वजह से हमारे पास जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो गई है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चीता, एशियन टाइगर, लायन, राइनो, चीर, फिजेंट, क्रोकोडाइल और जो है और भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अब तक इंस्टिंक्ट डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं, जबकि इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बर्ड, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुबारा बस्टर्ड, व्हाइट हेड डक और मार्बल टील जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडेंजर है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अगर हमने ना बचाया और प्रिजर्व ना किया तो आने वाले सालों में वो भी जो है वो एनवायरनमेंट से एक्सटेंट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.